व्हाट आर द रीजंस कि 21st सेंचुरी में ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बड़ा फेमस हो गया? अविका जी बात सुनाई पड़ी है? अविका जी बात यस सर। सुनाई? यस सर। व्हाट वाज द रीजन कि भाई 21st सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बड़ा फेमस हुआ? मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ लोग कानून को अपने हाथ का खिलौना समझ लेते थे। कुछ लोग कानून को अपने हाथ का खिलौना समझ लेते थे। तो सोचा क्या भाई इनके ऊपर एक डंडा लगाना पड़ेगा। तो इन द 21st सेंचुरी जैसे बाकी देश डेवलप हो रहे हैं, इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है। इंडिया ने एक्सपेक्ट किया कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, कुछ के लिए बहुत खराब है। गवर्नमेंट ऐसी कभी नहीं होती है, वो सबके लिए एक तरह की होती है। बट जो उसके कैरियर्स होते हैं, हमारे नेता हो गए, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, तो एग्जीक्यूटिव अपनी दादागिरी ना करे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया ताकि किसी भी चीज को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए कानून बन जाए लोगों के ऊपर। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो खुद कानून बनाते हैं? वो भी तो गलती कर सकते हैं। वो भी तो गलती कर सकते हैं। तो उनकी गलती से लोगों को बचाने के लिए, उनकी गलती से देश दुनिया को बचाने के लिए वी डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो अगर सारी पावर हम गवर्नमेंट को दे देते, सारी पावर लेजिस्लेचर को दे देते, सारी पावर एग्जीक्यूटिव को देते, तो वो अपने फायदे और लोगों के नुकसान की बात करते हैं। तो हमें जरूरत पड़ी डेलीगेशन की। चिल्ड्रन, डेलीगेशन का मतलब यह है कि भाई आर्टिकल 12 अगर हम बात करते हैं, जो किसकी डेफिनेशन देता है? स्टेट की। आप स्टेट किसको बोलेंगे? मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं बच्चों। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से चलता है, इट इज अ स्टेट। भारत संचार निगम लिमिटेड में कोई इंसान जॉब करता था, ये टावर पे चढ़ गया, किस लिए? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, और बेचारा गिर गया। और गिर गया, रस्सी से बंधा तो था, बट सिर फट गया और मर गया। इसकी वाइफ ने केस कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि हमको नौकरी दी जाए पति के जाने के बाद, डेथ होने के बाद, या ठीक ठाक करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने बोला भाई भारत संचार निगम लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, तो भाई जो रूल्स नॉर्मल पब्लिक कंपनीज लाइक जियो एयरटेल पे चलते हैं वही चलेंगे, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। बाद में ये बात और ऊपर कोर्ट में, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में अगर जाए, तो वहां डिसाइड होगा भाई बीएसएनएल में फंडिंग किसकी है? गवर्नमेंट की। इसके मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। तो भाई हो गया, इट इज अ स्टेट। तो अगर आपके पापा 10 करोड़ रुपए लगा के एक बिल्डिंग बनवाएं और एक अनाथालय वहां चलाएं, सॉरी, इट इज नॉट अ स्टेट। इट इज नॉट अ स्टेट। बट जो वो बाल कारागार होता है, जहां 18 साल से कम के उम्र के बच्चों को जुर्म करने पर रखा जाता है, सुधारा जाता है, पढ़ाई भी कराई जाती है, ये किसने सेटअप किया? गवर्नमेंट ने। शब्द देखा ना बच्चों, फंडेड। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, एज पर आर्टिकल 12 उसे भी क्या बोला जाएगा? स्टेट। तो बीएसएनएल वाले क्या करना चाह रहे थे? अपने सिर से जिम्मेदारी को हटाना चाह रहे थे कि भैया मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी से दिलवाएंगे। हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस था, आपके पति का भी इंश्योरेंस था। नौकरी वोकरी की बात कहां से आ गई? नौकरी की बात तो सरकारी संस्थाओं में आती है, वेयर इफ अ स्पाउस डाइज, हस्बैंड के केस में स्पाउस इज वाइफ, और वाइफ के केस में स्पाउस इज हस्बैंड। तो भाई जो भी लिविंग स्पाउस होगा उसको नौकरी मिलेगी, किस केस में? गवर्नमेंट। हम तो गवर्नमेंट है ही नहीं, अरे काहे नहीं हो? फंडिंग बीएसएनएल में कौन करता है? भारत सरकार। तो यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट। तो जो स्टेट की जिम्मेदारी है उन्हें निभानी पड़ेगी। बात समझ में आई बच्चों? तो अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए काफी देशों में ऐसा हुआ, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई। कोई क्वेरी है बच्चों इस पे तो प्लीज आस्क, नहीं तो इस चीज को लिख लीजिए, आपको जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें अपडेट कर लीजिएगा, और ये बात आपको याद रहनी चाहिए। So let me put this thing into record as well, children. Suppose you are studying in a school and your school is a private body. It is not a government body. And somebody is studying in a government school. Is that understood well? दोनों स्कूल में बच्चों ने फीस जमा कराई और स्कूल भाग गया। तो अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो आप प्राइवेट स्कूल के ऊपर केस करिए, पैसा फीस वापस मिले ना मिले गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। बट गवर्नमेंट स्कूल की फीस किसके पास जाती है? गवर्नमेंट की जेब में जाती है। तो यहां पे फंडिंग बाय द गवर्नमेंट है, टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट पे करती है,
स्कूल का अपकीप मेंटेनेंस गवर्नमेंट पे करती है, स्कूल का इलेक्ट्रिक बिल गवर्नमेंट पे करती है, स्कूल का टाइम टेबल एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ऑफिस है वहां से बन के आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि फंडिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। खोपड़े में बात गई। तो आर्टिकल 12 बोलता है एनी अदर अथॉरिटी, स्टेट में लिखा होता है ना, स्टेट में क्या क्या आएगा, याद होगा, आपने पढ़ा था, पॉपुलेशन, टेरिटरी, फेरिटरी एंड ऑल दैट, एंड एनी अदर बॉडी, एंड एनी अदर बॉडी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाई कोर्ट स्टेट में नहीं आता, बट हाई कोर्ट का जो ऑफिस होता है वो स्टेट में आता है। इज दैट क्लियर? क्यों सर हाई कोर्ट स्टेट में नहीं आता? जो कोर्ट रूम होता है ना, जो कोर्ट रूम होता है वहां पे गवर्नमेंट का कोई डोमिनेशन नहीं है, डोमिनेट नहीं करता, तो कोर्ट रूम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। बट हाई कोर्ट के अंदर अगर कैंटीन है और वो कैंटीन जजेस के लिए है और उस कैंटीन को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी ने पैसा दिया था और कैंटीन में आपने खाना खाया और डायरिया हो गया आपको, तो आप भारत सरकार से मुआवजा मांग सकते हैं। कैंटीन वाला अगर प्राइवेट कैंटीन चला रहा था, गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं की, तो ठेंगा आपको पैसा मिलेगा, तब वो स्टेट नहीं है। सुनाई पड़ गई बात? कोई क्वेरी? अंका जी कोई क्वेरी? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? नो सर। समझ गए? चलिए, तो बच्चों देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के सामने क्यों लिखा है द रियल एग्जीक्यूटिव? भाई एग्जीक्यूटिव में तो प्रेसिडेंट साहब आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब आते हैं, बट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ आता है, वोटिंग वोटिंग में हाँ कर देता है, पार्टी की हाँ में हाँ मिलाना, 90% ऑफ द डेज अपने घर में रहता है या मूवी में शूटिंग कर रहा है, जैसे जया बच्चन जी हो गई, ओके, तेंदुलकर जी भी थे राज्यसभा से एमपी एंड ऑल दैट। तो ये लोग कहाँ इतना ज्यादा, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो गए, हेमा मालिनी, कहाँ ये लोग इतना ज्यादा आते हैं? अभी जैसे कंगना रनौत जी जीत गई, तो वो तो मूवी की शूटिंग में मस्त है, व्यस्त है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जरूर, बट कोई काम करती हैं, तो वो एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव में नहीं आती। समझ में आ गया? बट कानून की किताब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक एग्जीक्यूटिव है। तो अगर ये एमपीज भी कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं तो इनको भी कौन कंट्रोल करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सॉवरेन है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है। अभी आप अगर आजकल न्यूज़पेपर देख रहे हो, 45 वैकेंसीज के लिए गवर्नमेंट ने एक बच्चों एडवर्टाइजमेंट निकाला। आपने यूपीएससी के बारे में तो सुना ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चे एग्जाम देते हैं और जो टॉप मोस्ट होता है उसको क्या पोस्ट मिलती है? आईएएस। गवर्नमेंट को लग रहा है भाई कुछ पढ़े लिखे लोग कंट्री में हैं जो एग्जाम तो नहीं दे सकते, अब उम्र बीत गई, 30 साल से ऊपर चले गए, बट अकल बहुत है, उनको आईएएस बना दे तो देश में बहुत तरक्की हो सकती है, अच्छे विचार लेके आएंगे। तो गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री स्कीम डाल दी। कौन सी स्कीम बच्चों? लेटरल एंट्री स्कीम। जैसे अगर कोई बच्चा बीएससी 4 इयर्स की इंडिया में कर ले या बीकॉम, तो फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का नहीं होगा, फिर वो 1 साल का हो जाएगा। बट अगर 3 साल वाला ग्रेजुएशन आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं कि भाई आपकी एंट्री लेट हुई बट वो ईयर स्किप हो गया, तो आपको एग्जाम नहीं देना, मेंस, सीसैट, प्री मेंस वगैरह होता है ना, आप सीधे इंटरव्यू देंगे। और ये रूल यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बनाया था 2014 से पहले। इस गवर्नमेंट ने उसको एनैक्ट किया। पुरानी गवर्नमेंट चिढ़ गई, मतलब कांग्रेस वाले चिढ़ गए कि भाई हमारे लोगों को नहीं रखा, अपने लोगों को आपने भर लिया, तो उन्होंने बोला इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट। तो उन्होंने बोला ये आप ही ने तो रूल बनाया था, हम तो रूल को सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। पहले आप खुद बोलते हो कि बजट पास है, रोड बनाओ, अब जब रोड बन गई कह रहे नहीं रोड क्यों बनी? तो लेटरल एंट्री स्कीम को बोला जा रहा है कि ये गलत साबित हुई है, तो ये भी किस लॉ के तहत? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लॉ को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं। समझे इस बात को? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन, ध्यान से सुनिएगा। मेनी अ टाइम इट हैपेंस चिल्ड्रन, एडमिनिस्ट्रेशन पुट्स अ हैट ऑफ लेजिस्लेचर। सर मतलब मैं जा रहा था एक दिन बाइक से, हेलमेट मैंने लगाई हुई थी, रोक लिया पुलिस वाले ने। मैंने कहा क्या? कह रहा सर वो लाइसेंस चेक करना है। तो मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल पे लाइसेंस दिखा दिया। कह रहा अच्छा जाइए। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा चलान नहीं काटा? कह रहा सर हमारे पास ना चलान काटने का राइट नहीं है। मैंने कहा मतलब? कह रहे हम चेक कर सकते हैं, आपके पेपर सीज कर लेंगे, आपकी गाड़ी आपके साथ थाने चली जाएगी, बट चलान काटने का राइट हमारे पास नहीं है। तो उस पुलिस वाले ने कानूनी टोपी चलान की पहनी नहीं थी, बट अगर वो 150 आपसे ले रहा है और आपके पास एविडेंस है तो आप उसकी बैंड बजा सकते हैं। तो आप कानून का सहारा लेके कोई भी ऐसी हरकत जो कानूनन लेजिटिमेट हो, जायज हो, यू कैन डू दैट।
So administration puts a hat of the legislature, मतलब authorized by law, because it is not practically possible for any legislature in the world to legislate so perfectly. क्या कानून खुद सड़क पे आएगा? मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है कि अगर 16 साल से कम उम्र का बच्चा एक पर्टिकुलर टाइप के व्हीकल चला रहा है तो वो इलीगल है, सॉरी नॉट इलीगल, वो गलत है कानून के तहत, क्योंकि इलीगल तो उसको बोलते हैं जो आईपीसी में डिफाइंड हो, इंडियन पीनल कोड में। तो इस बच्चे की गाड़ी जब्त करके पेरेंट्स को जेल में डाल दो, ये कानून बोलता है। कानून खुद चल के आएगा? नो। कानून किसके थ्रू काम करेगा? एग्जीक्यूटिव के थ्रू, मतलब मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट किसको बोलेगा कि भाई चालान वगैरह तेज कटवाओ? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट किसको बोलेगा? सेक्रेटरी को बोलेगा। किसको? सेक्रेटरी को, सीनियर आईएएस ऑफिसर। सेक्रेटरी पुलिस डिपार्टमेंट को बोलेगा, पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपने हवलदार लगाएंगे। तो कानून खुद नहीं आएगा, उसको एनैक्ट करवाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव का होगा। समझ में आ गई बात? क्या वो सिस्टम है उन लोग का, कुछ लोगों के पास अथॉरिटी होती है, सबके पास नहीं होती है। सबको अथॉरिटी दे देना, वो कहेंगे तनख्वाह मत दो, हम चालान में अपना पूरा बराबर कर लेंगे। सो रूल मेकिंग एक्शन होता है इनके पास और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको पता है क्या होता है भाई? मान लीजिए कि अभी हाउस नहीं चल रहा, बट एक स्पेशल कानून बनाना है जिससे दिल्ली में पोल्यूशन कम किया जाए, तो केजरीवाल साहब ने अपने 15 20 25 मंत्रियों के साथ एक कानून बना दिया ऑड इवन नंबर का। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एक्चुअली लेजिस्लेशन, कानून बनाने का काम किसका है? लोकसभा का। पास कराने का काम राज्यसभा, फिर लोकसभा, ये पता है आपको। बट अगर वो सेशन नहीं चल रहा और उनके पास समय नहीं है या टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो वो आपको बोलेंगे भैया आप अपना नियम खुद बना लो। आई रिपीट, आप अपना नियम खुद बना लो। तो स्कूल में सारे रूल्स क्लास के अंदर टीचर्स बनाएंगे, बट मैनी अ टाइम टीचर सेड कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मॉनिटर को बोला तुम्हें जो ठीक लगे अपना बना लो। दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। याद है ना सबको? क्या जी याद है? भूले तो नहीं? नहीं, ऑर्डिनेंस No, कब sir. होगा? जब प्रेसिडेंट साहब ये काम करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट को बोला क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए आप अपने स्टेट कमांडोज बनाइए। जैसे एनएसजी होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एसएसजी बनाइए। व्हाट? एसएसजी। ट्रेनिंग का काम हमारा रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है आप 100 लोग चुन लीजिए बस। इसके ऊपर पहले यूपी स्टेट गवर्नमेंट एक कानून बनाएगी, क्या सैलरी होगी, क्या पोस्ट होगी, कितने साल की नौकरी होगी, कब इंक्रीमेंट लगेगा सैलरी में, क्या और इंसेंटिव दिए जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि एनएसजी को बुलाना हर बार पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भैया अपना कानून बनाओ और स्टेट सिक्योरिटी गार्ड्स एक नया विंग खोल दो। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस दे दिया कि भैया आपको अप्रूवल दिया, आप कानून बना लीजिए। इट इज व्हाट? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बट अगर यही काम प्रेसिडेंट साहब करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनेंस। और वो 6 हफ्ते में पास कराना पड़ेगा, याद होगा। तो घर में खाना बनाने का काम मम्मी का है। एक दिन आपने मम्मी से कहा आज मैं बनाऊं, मम्मी की ने अच्छा चलो बना लो। इट इज व्हाट? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पता लगा आप मैगी बना के ले गए, मम्मी ने पनिश कर दिया। क्यों? आपने अल्ट्रा वायरस कर दिया, कानून के बाहर चले गए। रोटी दाल सब्जी बननी थी, मैगी किसने कहा था बनने को? चलो आगे भाई। कुओसी, मम्मी की सिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? मासी या मौसी। मां जैसी इज मासी, तो कौसी मतलब मासी। सर मतलब कौसी का मतलब होता है बच्चों एज, सेम एज, एज गुड एज, कानून की तरह ही है। आई रिपीट, कानून की तरह ही है। तो आपके स्कूल में बोर्ड का सिस्टम है 75% से कम मार्क्स अगर हैं तो बच्चे को एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं है। बट बच्चे की अटेंडेंस 72% है और गया था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए और स्कूल के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया है। स्कूल कह रहा है जो भी गोल्ड मेडल जीत के लाएगा 5% अटेंडेंस हाइक कर देंगे। 5% अटेंडेंस हाइक कर देंगे तो 5% जोड़ के 77 आ गया कि नहीं? तो ये बोर्ड का कानून नहीं है, ये स्कूल का कानून है। इसको भी एज गुड एज बोर्ड का ही कानून माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड लिख के देता है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज शुड नॉट बी सो कॉल्ड फेलिंग इन अटेंडेंस। इफ इट हैपेंस आप उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स करिए। तो स्कूल अपना नियम बना सकता है, बोर्ड इतनी छूट देता है सबको। तो क्वासी का मतलब उसके जैसा।
Administrative functions which can be put under judicial domain as there is some adjudication on legal rights of the individual involved in the matter. मतलब सर क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो कचहरी होती है ना, लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं, इसका जो सेटअप हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हर चीज के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कोई मैटर अगर है तो वो हाई कोर्ट में सुना जाएगा, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में। सर अभी वो जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उस लड़की का मर्डर वगैरह हो गया, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? सुओ मोटो हो गया उसमें। सुओ मोटो का मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये इतना अर्जेंट मैटर है कि इसको हम ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट यहां तक लाएंगे तो टाइम लग जाएगा और जनता तो बैंड बजा देगी, तो हम डायरेक्ट इसकी हियरिंग करेंगे। समझ में आ गया? बाईपास सर्जरी, व्हाट, बाईपास, 3 वेन्स थी, तीनों ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर कह रहा है अगली वेन दौड़ा देते, इनको खाली रहने दो। इज दैट क्लियर? तो सुओ मोटो मतलब बाईपास सर्जरी। सर्व ज्ञान ले लीजिए अपने हिसाब से। तो ये जो ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए, ये इसलिए सेटअप किए गए कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाए। तो सर ये क्वासी जुडिशियल क्या हुआ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो एक पार्टी के ऑब्वियस सी बात है फेवर में जाएगा तो दूसरे के अगेंस्ट में। वैसे ही ट्रिब्यूनल्स में भी अगर जजमेंट दिए गए हैं उनको भी माना जाएगा, एज पर लॉ ही ये स्टेप उठाया गया है। ये नहीं कि ट्रिब्यूनल किसी के पिताजी की दुकान हो गई, जो उसको मन में आया उसने बोल दिया। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लीगल बाइंडिंग है तो कचहरी का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, जिस नाम से आप बोलने चाहें, इनका डिसीजन भी एक लीगल बाइंडिंग है। आप आगे जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इससे। हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में, और यहां हार गए तो भगवान के दरबार में। वो सबसे बड़ा सॉवरेनिटी है। कोई क्वेरी बच्चों यहां तक समझ में आ गया? सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ऑल एक्शंस अंडरटेकन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज other than those mentioned above are called administrative actions। सर इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती क्या है ये तो सबको क्लियर हो गया। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो काम नाम करते हैं, जैसे हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, उसके बाद मान लीजिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिकली सरकारी ऑफिसर्स, दे ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कुछ मायनों में। तो यहां पे जो भी काम ये लोग करते हैं बच्चों, ये अपने डिस्क्रिशन पे करते हैं, इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है और ये किसी के दबाव में काम नहीं करते। बट मैनी अ टाइम मैं आपको एक असलियत बताता हूँ, जो क्रिमिनल केस होते हैं, काफी जजेस अपने आप को वहां से हटवा लेते हैं। मान ली मैं जज हूं और मेरे को क्रिमिनल से डर लगता है, मेरे को लग रहा है अगर मैंने इसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, साबित हो गया इसके अगेंस्ट, तो ये मेरे को मार देगा, तो मैं कहूंगा भैया मैं अपनी कोर्ट में इसको नहीं सुनूंगा, मैं 15 दिन छुट्टी चला जाऊंगा, ताकि वो केस किसी और को मिल जाए। जैसे बच्चे स्कूल में करते हैं, आज कॉपी चेक होनी है, मम्मी आज बहुत बुखार है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है चिल्ड्रन। So it says in administrative action there is a discretion to the administrative authority, that is the authority has the right to exercise his or her own understanding। We are talking about the thought process of whom children? Judges। तो judges किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, वो जो भी काम करेंगे इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। समझ में आ गई बात? सबका जी बात समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes, sir. मिनिस्टीरियल एक्शन क्या होता है सर? कुछ बच्चे क्या समझते हैं, मिनिस्टर साहब ने जो बोला वो मिनिस्टीरियल एक्शन हो गया। नो, एक्शंस विच आर कॉपी बुक एक्शंस and actions in which no discretion is vested with any authority, that is there is only one way of performing the action, will be called as purely administrative। सर मतलब नहीं समझ में आया। भाई मतलब ये हुआ इसका, अगर मम्मी ने पूछा खाना खाओगे, आपने कहा हूं मतलब क्या, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है, ए आओ आज लात खाने चले, क्या बदतमीजी बात कर रहे हो, अरे लेग पीस खाओगे चिकन का? तो ये दो शब्द हो गए। तो मेनी वर्ड्स आर देयर, मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर, जिनके डबल मीनिंग्स हो सकते हैं, जिनके डबल मीनिंग्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड रेस्टोरेंट बैठे थे, उसके पापा चले, मैंने कहा लात खाओगे, तुम्हारे पापा आ गए, वो डर गया, मतलब मैं कह रहा हूं लेग पीस खा लो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, फिर तुमको घर ले जाएंगे वो। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर
आपके क्लास में लीगल के टीचर आए, कल सब बच्चों की कॉपी सबमिट हो जानी चाहिए। एक बेवकूफ पूछ लिया, मैम कौन सी कॉपी? सर कौन सी कॉपी? अरे भैया, लीगल स्टडीज का टीचर तो लीगल स्टडीज की कॉपी मंगवाएगा या ज्योग्राफी कॉपी मंगवा लेगा? समझ में आ गया? मैथ्स का टीचर कह रहा है कल अपनी होमवर्क कॉपी सबमिट कर देना, बच्चा कह रहा है सर कौन से सब्जेक्ट की होमवर्क कॉपी? अरे भैया, मैथ्स का टीचर बोल रहा तो मैथ्स की कॉपी बोल रहा होगा ना। तो ये बात जो मैथ्स के टीचर ने बोली, इट इज अ मिनिस्टीरियल एक्शन, जहां पे कोई इफ और बट नहीं है। तो अगर राम जन्मभूमि केस हुआ और वहां पे लोग बोलते भाई जमीन के 3 टुकड़े कर दीजिए, हाईकोर्ट ने 3 टुकड़े कर दिए, तो इट वॉज अ मिनिस्टीरियल एक्शन। बट तीनों लोग लड़ रहे थे इस जगह के लिए कि ये जगह हमको चाहिए। समझ में आ गई बात? तो कॉपी बुक का मतलब जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो कानून बोलता है कि यूनिवर्सिटी से कि आप अपना खाता एचडीएफसी बैंक में खोलिए। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, यूनिवर्सिटी की जो हेड अथॉरिटी होती है वो चांसलर होते हैं, स्टेट के गवर्नर, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर अलग होते हैं, और उसके नीचे कौन आते हैं? वाइस चांसलर। खोपड़े में बात गई? क्या वाइस चांसलर साहब पूछेंगे सेविंग अकाउंट खुलाऊं कि रेकरिंग अकाउंट खुलाऊं? अरे भैया, यूनिवर्सिटी का अकाउंट है तो करंट अकाउंट ही होएगा। अच्छा, किसके नाम पे खुलो? किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं खुलेगा, पोस्ट होगी। जैसे आपके स्कूल की फीस बैंक में जमा होती है, इन द नेम ऑफ विच अकाउंट? प्रिंसिपल सो एंड सो स्कूल। यस और नो? राम बिहारी के नाम पे अकाउंट नहीं खुलेगा। तो व्हेन थिंग्स आर हैविंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग, when things are having common interpretations, when there are no alternatives, ऐसी बातों पे जब जजमेंट्स आते हैं तो हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को क्या बोलते हैं? मिनिस्टीरियल बोल देते हैं। समझ में आ गया? कार से सब लोग ट्रैवल कर रहे थे, पापा ने कहा सब लोग उतर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। आपकी मौसा जी का फोन आया, पापा कहाँ हैं? पार्क में गए। अरे गाड़ी पार्क करना मतलब गाड़ी को स्टैंड पे लगाना, पार्किंग करना नहीं होता है। तो जब आप बोलेंगे पापा गाड़ी पार्किंग करने गए हैं तो वो समझ जाएंगे। तो बहुत साल पहले की बात है बच्चों, मैं अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने गया था, पापा मम्मी भी थे। एक स्टूडेंट मिल गया, कह रहा अरे सर आप यहाँ कैसे? मैंने कहा सब्जी खरीदने आए हैं। मूवी थिएटर में आदमी क्या करने जाएगा? मूवी देखने जाएगा। पूछ रहा है कैसे? तो मैंने बोला सब्जी खरीदने आए हैं। क्वासी जुडिशियल हो गया, बट उसको क्या ये बात मेरे से पूछनी चाहिए? मिनिस्ट्रियल एक्शन। मूवी थिएटर में तो हम मूवी ही देखते हैं। समझ गए बच्चों कहानी? अविका जी समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ पॉलिसी के एग्जीक्यूशन से काम नहीं करता बच्चों, पूरा प्रॉपर कानून है, हथकंडा है सरकारी चीजों के ऊपर कंट्रोल अप्लाई करने का। समझ में आ गई बात? पक्का? जनरली चावल किस दाल के साथ खाए जाते हैं? खा तो किसी भी दाल के साथ आप सकते हैं, बट जनरली चिल्ड्रन अरहर की दाल। तो आपने मम्मी से पूछा आज क्या बना है डिनर में? मम्मी कह रही दाल चावल बना है। कौन सी दाल बनी है? येलो वाली। अच्छा, लाइट येलो की डार्क येलो? अरे ऑब्वियस सी बात है, अरहर की दाल ही बनी है। समझ में आया? रेस्टोरेंट गए, वेटर पूछ रहा है सर वेज खाएंगे नॉन वेज? नॉन वेज में क्या क्या है? सर कबूतर का अंडा है। अरे नॉन वेज मतलब चिकन या मटन ही होगा, ये थोड़ी सांड काट के ले आए या डायनासोर काट के ले आए। तो सम थिंग्स आर प्री अंडरस्टूड। समझ में आ गई बात चलन? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो आज की सेवाएं हमारी यहीं समाप्त होती हैं बच्चों। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। आपकी किताबों में बातें थोड़ी कम लिखी हैं, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है चिल्ड्रन। तो फ्रांस के सिस्टम में चेंज तब आया जब नेपोलियन को लगा जो सिस्टम चल रहा है वहां पे राजा की दादागिरी, उसकी बपौती बहुत ज्यादा है, तो उसको थोड़ा खत्म करें और सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह ले आए। तो फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।